हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6। तो अभी तक जो है हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए। इक्विलिब्रियम के बेसिस पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए। हमने इक्विलिब्रियम क्या होता है वो जाना, और उस पर 3-4 एग्जांपल्स भी हमने किए। लास्ट क्लास में मैंने थोड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिए थे। हाँ, मैं और भी वैसे टाइप के भी एग्जांपल्स आगे लेता रहूँगा। और एक्सेलरेटेड बॉडीज़ का जब हम लेंगे तो उसके साथ साथ भी उस टाइप के एग्जांपल्स भी आते ही रहेंगे। तो आपका मतलब उसका भी रिवीजन होता ही रहेगा साथ ही साथ में। तो अब इक्विलिब्रियम को हम ज़्यादा देर तक नहीं खींचेंगे, हम अभी न्यूटन्स लॉज ऑन एक्सेलरेटेड बॉडीज़ के टॉपिक पे आ रहे हैं। तो अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यानी उस पर नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तब क्या हम कैसे न्यूटन्स लॉज को अप्लाई कर सकते हैं वो हम अब देखेंगे। तो इस टाइम पे भी वही इक्वेशन काम आती है, दैट नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब हम इक्विलिब्रियम की केस की बात करते थे तो वहाँ पे ये a इज इक्वल टू ज़ीरो होता था, इसलिए नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो होता था। इसलिए हम सीधा सीधा ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, राइट का फोर्स बराबर लेफ्ट का फोर्स, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके इजीली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे। तो वहाँ पे भी मैंने इक्विलिब्रियम आपको बताने से पहले इक्विलिब्रियम पे बेस्ड एक पहले ही आपको मैंने केस मतलब एक सवाल करवा दिया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे पहले ही मैंने टॉपिक तो लिख दिया है, बट इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें मैं आपको सवाल के थ्रू ही सब कुछ कन्वे करने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं समझाने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, बहुत ही एक ट्रिवियल सा क्वेश्चन होने वाला है, बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है। तो मान लो हमारे पास एक ऐसे करके 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर राइट डायरेक्शन में इस तरफ इसे कोई फोर्स पुश कर रहा है 60 न्यूटन का, और इस तरफ से ऐसे करके इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमें बोला है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। हमें सीधा सीधा ये सवाल पूछा गया है। तो हमें इसमें यही जो हमारा इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ से जो आता है F इज इक्वल टू एम है, इसे ही अप्लाई करना है। तो इस पे नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। लेफ़्ट का जो फोर्स है वो बराबर नहीं है राइट के फोर्स के। इसके लिए यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो एंड ए इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है और इस तरफ कम फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे हमें जो है वेक्टोरियली पहले तो इन फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा। वेक्टोरियली या अलजेब्राइकली मैं बोल लूँगा, ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम ऐड कर रहे हैं। तो हम पहले तो इन्हें ऐड करेंगे इनके डायरेक्शन के हिसाब से, फिर एक्सेलरेशन को भी हम डायरेक्शन के हिसाब से लेंगे। तो आप जो डायरेक्शन चाहो उससे आप पॉजिटिव मान सकते हो, जो डायरेक्शन चाहो उससे आप नेगेटिव मान सकते हो। पहले मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान के इसे सॉल्व करता हूँ। तो इसके ऊपर 10 kg का अगर आप FBD बनाओ तो इस तरफ इसके ऊपर 60 न्यूटन लग रहा है और इस तरफ इसके ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन। नीचे की तरफ इसका वेट इसके ऊपर एक्ट करेगा mg, और ऊपर के तरफ ये जो सरफेस है इसे किसी नॉर्मल फोर्स से पुश कर रही होगी। तो ये दोनों फोर्स अभी हमें कंसिडरेशन में लेने ही नहीं है, क्योंकि ये इधर मतलब इस वर्टिकल में तो ये इक्विलिब्रियम पे ही है, क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। ये जो है हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा फोर्स है तो ये ज़रूर राइट में जाएगा, क्योंकि 60 न्यूटन 50 न्यूटन से ज़्यादा है तो ज़रूर राइट में जाएगा, लेट से बाय एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, राइट साइड को पॉजिटिव लो, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लो, और यहाँ पे अपने F इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन लगा दो। तो राइट में कितना फोर्स लग रहा है 60, लेफ्ट में कितना फोर्स लग रहा है 50, बट लेफ्ट साइड को हमने नेगेटिव लिया तो -50 विल बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी दैट इज़ 10 kg इंटू ए। तो यहाँ से हमारे पास आ जा रहा है 60 - 50 इज़ 10, तो ए की वैल्यू हमारी 10/10 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जा रही है। अब यहाँ पे कन्वेंशन ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े वाले फोर्स के तरफ ही पॉजिटिव डायरेक्शन मानो, आप चाहो तो छोटे फोर्स की तरफ भी पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, बस उस हिसाब से आपको सब चीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 न्यूटन की तरफ जो है ऐसे करके आप मान लो कि पॉजिटिव है, और यहाँ पे आप मान लो नेगेटिव है। तो उस हिसाब से आप कैसे लिखोगे, 60 का लिख दोगे -60, 50 के जगह पे लिख दोगे +50,
विल बी इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये तरफ है, हम ये सीधा बता सकते हैं। और अगर एक्सेलरेशन भी आप गलत डायरेक्शन में मानोगे ना तो आपके रिजल्ट में माइनस साइन आ जाएगा, और वो माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि आपने जो एक्सेलरेशन की दिशा मानी हुई है उसके अपोजिट है एक्सेलरेशन। बट इतनी फालतूगिरी करने से बढ़िया जब हमें सामने सामने समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन की ये दिशा है तो हम क्यों ना डायरेक्टली लिख दें। तो हमने ये तरफ नेगेटिव मान रखा है राइट में, तो हमें माइनस ए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास -10 इज इक्वल टू -10a आ रहा है, तो माइनस माइनस भी कैंसिल, 10 भी कैंसिल, ए की वैल्यू वापस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। अगर आप ए की जगह यहाँ पे माइनस ना लगाते, मतलब आप ये मान लेते कि एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, जो आपको यहाँ पे ये बताता कि आपने जो डायरेक्शन मानी हुई है एक्सेलरेशन की वो असली डायरेक्शन नहीं है, उसके बिल्कुल अपोजिट में एक्सेलरेशन है आपका। तो यहाँ पे डायरेक्शंस का आपको ध्यान तो रखना ही है, बट अगर कभी आपसे कभी गलती हो भी जाए तो वहाँ पे खुद इक्वेशन अपने हिसाब से सेटल हो जाती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो होप करता हूँ इसके थ्रू मैंने बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे कन्वे कर दी है और बहुत से इसके एप्लीकेशन भी समझा दिए हैं। अब हम इसके बेसिस पे किसी भी टाइप का सवाल कर सकते हैं, तो चलिए लेते हैं। तो पहले एक सबसे ट्रिवियल सा सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक 60 kg का ऐसे ब्लॉक है, उससे जुड़ा हुआ आगे जस्ट उसके रखा 50 kg का ब्लॉक है, और इससे आगे एक और जुड़ा हुआ 10 kg का ब्लॉक है। इस पूरे सिस्टम पे एक 120 न्यूटन का फोर्स ऐसे करके किसी ने लगा दिया है। 120 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है ये पूरे सिस्टम पे। तो हमें बोला है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम। तो यहाँ पे इसमें भी आपको क्या करना है, पहले तो FBDs बनाती जानी है। एक चीज़ तो हम यहाँ से ही पता लगा सकते हैं कि बस यहाँ पे लेफ़्ट पे फोर्स लग रहा है तो ये पक्का इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे होने के लिए अगर लेफ़्ट पे यहाँ पे 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस तरफ से भी कोई ना कोई फोर्स लग जाना चाहिए था जो इसे बैलेंस करता। ये 10 kg वाले पे इस तरफ ऐसे करके 120 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए था, तभी यहाँ पे ये जो है पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता और इक्विलिब्रियम पे होता। बट क्योंकि वो नहीं है तो ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। तो मान लेते हैं कि इन सारे ब्लॉक्स का सामने की तरफ एक्सेलरेशन ए है, ये जुड़े हुए एक दूसरे से, तो तीनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ चलेंगे। लेट से ए एक्सेलरेशन है तीनों का राइट साइड में, क्योंकि फोर्स भी इस तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा। अगर किसी को कुछ ज़्यादा ही चुल मची है तो वो क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन को इस तरफ मान सकता है, तो उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा और उसे उधर इक्वेशन खुद ही बता देगी कि आपने जो दिशा मानी एक्सेलरेशन की वो गलत है। तो एक एक करके पहले तो तीनों ब्लॉक्स की FBDs बनाओ, नॉर्मल फोर्सेस मान लो इनके बीच में लगने वाले अपने हिसाब से। तो ये इनके ऊपर जो mg और नॉर्मल जो सरफेस लगाएगा उसे आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो तो ऊपर लग रहा है तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उससे ही मतलब है, तो वो ना शो करो तो भी चलेगा। तो पहले तो ये 60 kg ब्लॉक की FBD बनाए, तो इसके ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, और साथ ही में क्योंकि ये दोनों कॉन्टेक्ट में है तो 60 kg वाला इसे इस तरफ पुश कर रहा है, तो 50 kg वाला भी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ 60 kg वाले को लेफ्ट में किसी तो नॉर्मल फोर्स से पुश करेगा, लेट से N1 से। ये बन गई 60 kg ब्लॉक की FBD। अब अगर हम बनाना चाहे 50 kg ब्लॉक की तो वो भी इजीली बना सकते हैं। ये 60 kg वाला इसे N1 फोर्स से पुश कर रहा था, नॉर्मल फोर्स, तो N1 से ये इधर पुश कर रहा है, और साथ ही में ये जो 10 kg और 50 kg के बीच में कांटेक्ट है, तो 50 kg वाला इसे आगे की तरफ ऐसे अगर पुश करेगा तो उसके रिएक्शन में 10 kg वाला भी इसे किसी तो नॉर्मल फोर्स से इस तरफ पुश करेगा। लेट से वो जो फोर्स है वो हमारी N2 है, और इन तीनों का ही एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम बनाते हैं 10 kg ब्लॉक की FBD। तो 10 kg वाले पे आगे की तरफ जो है ये 50 kg वाला ब्लॉक N2 नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा उसे। तो यहाँ पे हमने तीनों की FBD बना ली है। अब इजीली यहाँ पे हम अपने सारे काम कर सकते हैं। तो पहले इस पे अगर हम न्यूटन्स लॉज लगाएं तो हमें पता चलेगा कि 120 माइनस N1 विल बी इक्वल टू, अगर आप ये मानो कि ये N1 की वैल्यू 120 से बड़ी होगी तो वो भी आपको इक्वेशन में पुट करके रिजल्ट से पता चलेगा कि आपने ये वो चीज़ भी गलत मानी हुई है। 60 इंटू A, ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया, ठीक है। और फिर 50 kg वाले ब्लॉक पे लगाओ, तो 50 kg के लिए N1 माइनस N2 विल बी इक्वल टू
50 इंटू ए। ये 2 इक्वेशन बन गई, इन्हें मार्क भी कर लो। और फिर 10 kg वाले पे अगर न्यूटन्स लॉज लगाए तो N2 विल बी इक्वल टू नेट सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है इसका 10 kg और इसका एक्सेलरेशन गिवन है a। तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई। हम देख सकते हैं कि अगर हम इन 3 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन सीधा मिल जाएगा, क्योंकि N1 N1 N2 N2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करो, 1 + 2 + 3 तीनों को ऐड कर लो। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो आपने बचपन में सीख रखा है 10th में, उसका यहाँ पे एप्लीकेशन आ रहा है। तो N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में बस आपके पास एक 120 बच जाएगा। इस तरफ आपके पास क्या बचेगा, 60 है, 50 है, तो 60 + 50 + 10 विल बी इक्वल टू 120। और एक्सेलरेशन ए सबके पास है तो ए तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से वापस हमारा आ गया ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 मीटर/सेकंड²। तो आप देख सकते हो हमने इजीली कैसे एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू जब आ चुकी है तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट करके हम आराम से चाहें तो नॉर्मल फोर्सेस भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो N2 निकाल लो। N2 की वैल्यू हो जाएगी 10 × 1 दैट इज़ 10 न्यूटन्स। 10 न्यूटन्स वैल्यू हो जाएगी N2 की। साथ ही में N1 अगर निकालना चाहो तो 120 - N1 विल बी इक्वल टू 60 × 1। तो N1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, N1 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 60 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 120 - 60 दैट इज़ 60 न्यूटन। तो होप करता हूँ ये सवाल भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें बोला था कि एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉक्स की निकालो, और हमें बोला था कि इनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्सेस एक्ट कर रहा है वो निकालो। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने इतनी चीज़ें की, अगर हमें बस इस क्वेश्चन में कांटेक्ट फोर्सेस नहीं निकालने बोलते और बस कहते हैं कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तो इतनी FBDs बना के फिर इक्वेशन न्यूटन्स लॉज लगा के फिर इक्वेशन को सॉल्व करके फिर ए निकालने के बजाय हम यहाँ पे एक बहुत ही दिमाग लगाने वाला काम कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे, अगर हम इस सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो सबका एक्सेलरेशन ए है। और यहाँ पे अगर आप इस पूरे इसको एक सिस्टम मान के एक एक ब्लॉक पे आप न्यूटन्स लॉज लगाने के बजाय एक एक ब्लॉक की आप FBD बनाने के बजाय इस पूरे सिस्टम की कंबाइंड FBD बनाओ, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगी। ये 60 kg वाला 50 kg पे N1 फोर्स लगा रहा है, तो 50 kg वाला भी 60 kg पे लगा रहा है। तो उसमें जब हम इन फोर्सेस को लिखेंगे तो वो तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली N2 N2 भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो सारे जो इंटरनल फोर्सेस इन तीनों के बीच में लग रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और बस एक एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचेगा जो कि है F। तो आप क्या करो, इतनी FBDs बनाने के बजाय 60 + 50 + 10 की एक कंबाइंड FBD बनाओ। तो उसमें सारे जो इंटरनल फोर्सेस है, जो नॉर्मल फोर्सेस है, वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा बस एक एक्सटर्नल फोर्स दैट इज़ 120 न्यूटन। तो यहाँ पे अब इजीली आप यहाँ पे न्यूटन्स लॉस लगा दो। 120 इज इक्वल टू मास ऑफ द होल सिस्टम दैट इज़ ऑल्सो 120 इंटू इट्स एक्सेलरेशन। सबका एक्सेलरेशन इक्वल है तो a। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी वापस से 1 मीटर/सेकंड²। अगर बस एक्सेलरेशन क्वेश्चन में पूछा होता तो सबकी FBD बनाने के बजाय हम सीधा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपना एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। बट क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस भी पूछे थे तो ये भी हमें पता होना चाहिए, तो ये भी हमने कर दिया। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑन एक्सेलरेटेड बॉडीज़ को अच्छे से समझने के लिए हमें एक सिस्टम का पता होना चाहिए जिसे हम एटवुड्स मशीन कहते हैं। इसे हम पुली ब्लॉक मास सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे करके एक सीलिंग होती है, ठीक है, ये एक सीलिंग है, इससे एक पुली अटैच्ड होता है। अब पुली क्या होता है ये आपको पता ही होगा। पुली एक ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे टाइप का होता है, ये मतलब 3D में होता है ऐसे टाइप का। अगर आप इसका साइड व्यू लोगे तो ये ऐसे टाइप का होता है। इस पे ऐसे रस्सी लपटी होती है और ये इस पे से रस्सी ऐसे नीचे नीचे जाती है।
ये जो है इसके इस क्रॉस सेक्शन पे ऐसे रस्सियाँ लपटी होती है और ये चीज़ों को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पे आप कुछ लगा देते हो, फिर वो मतलब बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो पुली इस टाइप का होता है, एक सर्कुलर ऐसे डिस्क टाइप का। तो इस डिस्क के आजू बाजू हम क्या करते हैं, ऐसे करके 2 मास लगा देते हैं। तो इसी सिंपल से अरेंजमेंट को हम एटवुड्स मशीन बुलाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सीलिंग से लटका रहे, कभी कभी ये खुला भी रहता है। तो मान लो कि ये मास M1 है, ये मास M2 है, तो इसके आजू बाजू हम क्या कर देते हैं, ऐसे M1 और M2 मास लटका देते हैं। और इसमें जो ये स्ट्रिंग्स होती है, ये स्ट्रिंग्स आइडियल होती है। नाउ यू नो व्हाट आई मीन बाय आइडियल स्ट्रिंग्स, बट ऐसा कोई बंदा है जो पहली बार मेरा लेक्चर देख रहा है तो बता देता हूँ। ये आइडियल स्ट्रिंग जो होते हैं ये मासलेस होते हैं, इनका कोई मास नहीं होता। अब इसका असली दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी चीज़ की लेंथ हो, उसका वॉल्यूम हो और उसका मास ना हो, ऐसा असली दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे न्यूटन्स लॉज के एप्लीकेशन समझने के लिए, अच्छे से सारे लॉज कैसे लगाते हैं ये सीखने के लिए, हम ऐसा एक केस मान के चलते हैं जिसमें ये स्ट्रिंग जो है मासलेस मान के चलते हैं। ये मासलेस होती है और इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, एक्सटेंड नहीं कर सकते हो आप इसे। तो ये दोनों आइडियल स्ट्रिंग्स हैं। और यहाँ पे जो ये हमारी पुली होती है, ये पुली होती है फ्रिक्शनलेस, यानी स्मूथ पुली होती है, क्योंकि इसके बीच में अगर फ्रिक्शन आ गया तो ये भी रोटेट करने लग जाएगी। तो अगर ये रोटेट करने लगी तो फिर हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, जिसे हम आगे भी देखेंगे जब आप रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन जिसे बहुत लोग कहते हैं। वो लेसन में आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो पुली होती है इसे स्मूथ नहीं दिया होता है, इसमें भी फ्रिक्शन होता है। बट एटवुड्स मशीन में जो है ये पुली भी स्मूथ होती है, मतलब रस्सी इस पर आराम से ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, उसे कोई भी फोर्स रोकने वाला नहीं होगा, आराम से ऐसे मूव कर सकती है। मान लो इधर हमने कुछ लगा दिया है, तेल वगैरह कुछ लगा दिया, एकदम स्मूथ है वो, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तेल से भी कोई ना कोई फ्रिक्शन आता है, मान लो फुल्ली स्मूथ है। ये सब जो है एकदम हाइपोथेटिकल केस है, इसका कोई भी असली दुनिया से ताल्लुक़ नहीं है। आपको बस ये पढ़ने के लिए न्यूटन्स लॉज को कैसे अप्लाई करते हैं ये अच्छे से समझाने के लिए आपके कोर्स में ये चीज़ है, तो हमें पता होना चाहिए ये सब, इसके लिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। तो ये हो गया। और साथ ही में इसमें एक बहुत ही मस्त सी चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे एक काम करो, आप जो है ये M1 को नीचे के तरफ ऐसे करके X1 से डिस्प्लेस कर दो। क्या कर दिया हमने, M1 को X1 से नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। तो क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है, तो अगर ये नीचे X1 से आ रहा है तो ज़रूर इस स्ट्रिंग को भी ऊपर X1 जाना पड़ेगा, नहीं तो ये स्ट्रिंग जो है स्लैक कर जाएगी, जो कि हमारे आइडियल स्ट्रिंग के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये तो हमारा बात कहना ही गलत हो जाएगा कि हमने यहाँ पे आइडियल स्ट्रिंग ले रखी है, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल होती है। तो अगर यहाँ से ये M1 X1 नीचे जा रहा है, मतलब X1 से नीचे ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, तो ज़रूर M2 को भी ऊपर की तरफ X1 से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। लेट से हमें पता नहीं था ये बात, तो हमने ये माना कि ये X2 से ऊपर जा रहा है। तो ये स्ट्रिंग अगर X1 से नीचे आ रही है, ये जो है ये वाला पार्ट ये M1 से अटैच्ड है, तो ये वाला पार्ट अगर X1 से नीचे आ रहा है तो ये वाले पार्ट को X2 से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं गया तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये स्लैक कर जाएगा, और स्लैक कर जाएगा तो हमारे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की कंडीशन जो है डिससेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पे हमारी जो बात है वही गलत प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले तो आपको एटवुड्स मशीन में कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए कि X1 जो है ये X2 के इक्वल होता है। तो ये एक कंडीशन हो गया। और इसी से अगर आप इसे टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे या आप टाइम से इसे डिवाइड करोगे तो आपको एक और रिलेशन मिल जाएगा वेलोसिटीज़ का। तो इसके नीचे जाने की वेलोसिटी और इसके ऊपर आने की वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल होती है, दैट इज़ v1 इज इक्वल टू v2। अब वेलोसिटी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट वापस करो या टाइम से डिवाइड करो तो आपको एक और यहाँ पे रिलेशन मिलेगा, दैट इज़ एक्सेलरेशन भी दोनों ब्लॉक्स का इक्वल होगा। तो ये अगर A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो ये भी A1 एक्सेलरेशन से ऊपर आएगी। तो एटवुड्स मशीन का यही कॉन्सेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको ऐसे तरीके का एक सिस्टम दिया हो जिसमें एक ही स्ट्रिंग से 2 ब्लॉक्स इस तरीके से लपटे हुए, तो आपको ये
वहाँ पे मान लेना है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट वगैरह वेलोसिटी वगैरह पे तो उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जब हम बढ़िया से और सीखेंगे तब वहाँ पे हम लेंगे उस पर भी, बट अभी के लिए जो है बस एक्सेलरेशन वगैरह न्यूटन्स लॉज हम कैसे लगाएंगे उसके लिए मैंने ये डिस्कस किया है। तो मेन रिलेशन जो है आपको इसमें ये वाला याद रखना है कि अगर एक ये स्मूथ पुली के अलॉन्ग ऐसे करके एक मासलेस स्ट्रिंग लटकी हुई है जिसमें हर जगह टेंशन इक्वल है, तो अगर इस तरफ एक M1 ब्लॉक है, इस तरफ एक M2 ब्लॉक है, तो M1 ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन A1 नीचे की तरफ है तो M2 ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ A2 होगा। और ये जो होते हैं ये डायरेक्शन में अपोजिट होता है, ठीक है। और अगर आप इसे वेक्टोरियली लिखोगे तो आपको ऐसे -x2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी लिख देता हूँ मैं। तो मान लो इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आपको ऐसे ये दिखाना पड़ेगा कि इन दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट होता है। मतलब x1 का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में तो x2 इस डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो एटवर्ड्स मशीन का यही कॉन्सेप्ट है। अब इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है। पहला मान लो आपको इसी तरीके का क्वेश्चन दिया हो और इस क्वेश्चन में जो आपको रिजल्ट निकलेगा ना, वो रिजल्ट हो सके तो आप लोग याद भी रखना क्योंकि वो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सीधा सीधा आप क्वेश्चंस में लगा दोगे तो इजीली आपका क्वेश्चन निपट जाएगा। वैसे नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सके तो कर लेना याद। तो मान लो इस तरीके से ऐसे करके कोई पुली ऐसे अटैच्ड है, ये पीछे से ऐसे स्ट्रिंग इससे लिपट सकती है, ठीक है। ये मत मान लेना कि ये ऐसे, दिवाली है, पटाखे फूट रहे हैं, फूटने तो अपने को क्या, अपन तो पढ़ रहे हैं, बाद में कल फोड़ेंगे। तो यहाँ से ऐसे करके एक स्ट्रिंग लिपटी हुई है, नीचे जा रही है। यहाँ से ऐसे करके एक स्ट्रिंग लिपटी हुई नीचे जा रही है। सेम केस है, सेम टू सेम मैं यहाँ पे केस ले रहा हूँ। ये यहाँ पे M2 है, ये यहाँ पे M1 है, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि M1 जो है ग्रेटर देन M2 है। अब M1 ग्रेटर देन M2 है मतलब ये M1 नीचे जाएगा और इसके वजह से M2 जो है ऊपर आएगा। अगर M2 ग्रेटर देन M1 होता तो M2 नीचे जाता और इसके वजह से M1 को ऊपर आना पड़ता। तो हमें इसमें बोला है कि फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन एक्टिंग इन द स्ट्रिंग। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द टेंशन एक्टिंग इन द स्ट्रिंग। तो आप खुद लिख लेना, मैंने डिक्टेट कर दिया है। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले तो आप देखो। तो ये हम जानते हैं क्योंकि ये एक एडवर्ड्स मशीन है, ये गिवन है, ठीक है। ये एडवर्ड्स मशीन है, आइडियल स्ट्रिंग्स हैं। यहाँ पे जो ये पुली है ये स्मूथ है, ये गिवन है। तो यहाँ पे हमें पता है अगर ये x1 नीचे जा रहा है तो ये x2 ऊपर आएगा। इसकी वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ v1 है तो इसकी ऊपर की तरफ v1 होगी। इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ a1 है तो इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 ही होगा। तो मान लो M1 जो नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन A से जा रहा है, तो M2 भी ऊपर आएगा एक्सेलरेशन A से। स्ट्रिंग में टेंशन हम तो जानते हैं कैसे लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने टेंशन मान ली T है तो यहाँ पे भी टेंशन T होगी, यहाँ पे भी टेंशन T होगी, सिमिलरली यहाँ पे भी टेंशन T होगी। तो अब क्या करो, आराम से सब कुछ सॉल्व कर लो। पहले तो इसके ऊपर अगर हम न्यूटन्स लॉज लगाए तो FBD वगैरह जो है ना स्टार्टिंग में आपको सिखाया जाता है न्यूटन्स लॉज में, ताकि आप न्यूटन्स लॉज को अच्छे से अप्लाई कर पाओ। बट हमेशा हम क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले फोर्सेस दिखाएंगे फिर FBD बनाएंगे फिर न्यूटन्स लॉज लगाएंगे। हम ज़्यादा ये ट्राई करेंगे कि हम मन में ही चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएँ और न्यूटन्स लॉज सीधा लिख पाएँ, और हो सके तो मन में ही न्यूटन्स लॉज को भी सॉल्व कर पाए। बट अभी आप उतने कैपेबल नहीं हो। बट FBD जितनी मैंने आपको बनानी सिखा दी है उससे आप इतने तो कैपेबल हो कि अगर मैं सीधा यहाँ पे इक्वेशन लिख दूँ कि M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A है तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि M1 के ऊपर नीचे की तरफ M1G एक्ट कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ऊपर T फोर्स एक्ट कर रहा है। तो M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A हम ज़रूर लिख सकते हैं बाई F इज इक्वल टू MA। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। ऊपर की तरफ यहाँ पे इस पर T लग रहा है क्योंकि ऊपर है एक्सेलरेशन, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो T माइनस M2G विल बी इक्वल टू M2 इंटू इट्स एक्सेलरेशन। तो अब 2 इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करो 1 + 2 करो। T तो हो गया कैंसिल, हमारे पास आ गया M1 + M2 इंटू G इज इक्वल टू M1 + M2 सॉरी M1 माइनस M2 इंटू जी, ये नेगेटिव साइन है ना, तो M1 माइनस M2 इंटू जी इज इक्वल टू M1 + M2 इंटू ए। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल इंटू जी। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि एडवर्ड्स मशीन में ज़्यादातर बच्चे याद रखते हैं, तो आप भी चाहो तो याद रख सकते हो। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ऐसे टाइप के एडवर्ड्स मशीन के लिए आप चाहो तो ये रिज़ल्ट याद रख सकते हो। अब ए की वैल्यू पता चल गई है तो टेंशन भी आराम से निकाल सकते हैं। तो टेंशन क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 से हम कह सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी, m2a प्लस m2g। तो m2 इंटू m1 माइनस m2 स्क्वायर प्लस m2, सॉरी मैं एक बार इधर कर लेता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। t इज़ इक्वल टू m2a प्लस m2g है, तो m2 इंटू ए करोगे तो m2 m1, ये m2 को m1 से मल्टीप्लाई किया माइनस m2 स्क्वायर, और ये m2g इस तरफ आया तो यहाँ पे प्लस m2 भी रहेगा यहाँ पे, ये होल इंटू जी है अपॉन m1 प्लस m2। अब आप इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हो। कोई गलती हुई हो तो खुद देख लेना। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेंशन भी अगर आपको हो सके तो याद रखना, और ये एक्सेलरेशन का भी रिजल्ट याद रखना। अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन तो एकदम जो पहला होता है वो मैंने आपको एडवर्ड्स मशीन पे बेस्ड करवा दिया। अब जो है हम थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देते हैं जिसमें हम इंक्लाइंड प्लेन को भी लेंगे। यहाँ पे ए और टी याद रखना। टी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। इसमें जो ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है ना, इसे हम सीधा सीधा म्यू से डिनोट कर सकते हैं। अब ये म्यू क्या है, म्यू एक टर्म है जिसे हम कहते हैं रेड्यूस्ड मास। T इज इक्वल टू 2 म्यू जी, आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हो, और म्यू की वैल्यू अपने मन में रख सकते हो कि म्यू जो होता है वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो ये चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब हमारे कोर्स में भी नहीं है फ़िलहाल तो, लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए तो आगे मैं कभी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कि रेड्यूस्ड मास का सिग्निफिकेंस क्या है। बट अभी के लिए हम अपने रिजल्ट्स को ईजी बनाने के लिए ऐसा कोई टर्म आए तो सीधा उसको म्यू के जगह ऐसे रख के इतना छोटा सा टर्म याद रख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी 2 म्यू जी होगी। तो चाहो तो ये याद रख सकते हो, या चाहो तो बस 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे भी याद रख सकते हो। अब जो है एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं एडवर्ड्स मशीन पे ही बेस्ड, उसके बाद इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, और अगले लेक्चर में जो है हम ये एडवर्ड्स मशीन पे बेस्ड और ये जो हमने सीखा है कॉन्सेप्ट अभी फ़िलहाल उस पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल लेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लूँगा मैं इस कॉन्सेप्ट्स पे। तो यहाँ पे देखो ऐसा दिया हुआ है आपको, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ये जो है फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता है, इमूवेबल है। मतलब इसके ऊपर आप कोई भी फोर्स यहाँ से लगा दो यहाँ से लगा दो, ये मूव नहीं करेगा। ऐसे करके इस पे ऐसे करके एक पुली अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है, एक पुली अटैच्ड है, दिख नहीं रहा था सॉरी। तो यहाँ पे ऐसे करके एक पुली अटैच्ड है, और ये ऐसे करके इससे स्ट्रिंग निकली हुई है। पहले तो इससे जो स्ट्रिंग निकली है उससे ऐसे करके एक ब्लॉक अटैच्ड है ऑफ मास m1, और ऐसे करके इससे स्ट्रिंग गई है, और इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे इस पे एक ब्लॉक रखा है ऑफ मास m2। ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। तो हमें सेम क्वेश्चन जो पिछले में पूछा था वही पूछा है कि इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, और इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो सीधा सीधा हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। पहले तो टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करो, टी 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 हर जगह टेंशन लग रहा होगा। अब यहाँ पे जो है m2 की FBD बनाओ और m1 की FBD बनाओ। तो m1 में तो कुछ नहीं है, नीचे की तरफ इसका वेट बस एक्ट कर रहा है m1g। m2 पे जो है एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, m2 पे नीचे की तरफ m2g एक्ट कर रहा है, और ये हम बहुत बार कर चुके हैं। ये एंगल थीटा होगा, अभी तक अगर नहीं याद है तो यार आपको हेल्प चाहिए, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये एंगल थीटा कैसे होता है। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन
इसके वेट का एक कंपोनेंट आएगा m2g cos थीटा, और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन यानी कि t के बिल्कुल अपोजिट में इसका एक कंपोनेंट आएगा m2g sin थीटा। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आती ना, ये थीटा कैसे आता है, अगर किसी का दिमाग इतना छोटा है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो ऐसे याद रख लो कि ऐसे m2g sin थीटा होता है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन m2g cos थीटा होता है। तो अब देखो एक एक करके दोनों पे न्यूटन्स लॉज लगाओ। तो इस पे लगाया तो नीचे m1g है, ऊपर t है। मान लो कि ये ज़्यादा भारी है तो ये नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो ये भी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर आएगा विद एक्सेलरेशन a। मान लो कि ये ज़्यादा भारी है, क्या जाता है, तो ऐसे करके a इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो हम लिख सकते हैं कि m1g माइनस टी विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और ये ऐसे ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अप द इंक्लाइंड प्लेन और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, सॉरी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अगर हम न्यूटन्स लॉज लगाए तो हम कह सकते हैं कि t माइनस m2g साइन थीटा विल बी इक्वल टू m2a। तो वापस सेम टाइप की इक्वेशंस आई हैं, 1 + 2 करो, बहुत ही रिपीटेटिव प्रोसेस हो रहा है। t कैंसल्ड, m1 माइनस m2 साइन थीटा इंटू जी, यहाँ पे सीधा a लिख देता हूँ मैं, अपॉन m1 + m2 इंटू होल इंटू जी। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जा रहा है। कुछ जो बच्चे होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा स्लो चलता है वो इसे भी याद रखते हैं, तो अगर चाहे तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये वाला रिज़ल्ट भी कोई चाहे तो याद रख सकता है, इस तरीके का इसका रिज़ल्ट आता है। बट इसे ज़्यादा मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो एक एग्जाम्पल की तरह ही आप ट्रीट करो, इसे किसी इलस्ट्रेशन की तरह आप ट्रीट ना ही करो। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में ना एक और इस टाइप के क्वेश्चन में एक और सवाल पूछ लिया जाता है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिंज। हिंज पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो इजीली आप इसे भी हैंडल कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये हिंज है, मतलब ये पुली जो है ये यहाँ पे हिंज्ड होगा, पुली यहाँ पे रुका हुआ है, तो ज़रूर इसे किसी तो चीज़ से यहाँ पे हमने गाड़ा होगा। अब आप जैसे आप अपने घर पे चीज़ें लटकाते हो तो एक हिंज कर देते हो उन चीज़ों को स्क्रू के द्वारा, ये हिंज है। तो इस क्योंकि यहाँ पे टी टेंशन ऐसे पुली पे लग रहा है, तो ये हिंज ज़रूर ऐसे करके कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा हमारे पुली पे, और पुली भी हिंज पे ऐसे करके कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। तो अगर आप चाहो तो इस हिंज की FBD बना सकते हो। FBD कैसे बनेगी, यहाँ पे ये पुली के ऊपर हिंज ऐसे करके FH फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे पुली पे यहाँ पे भी ऐसे T फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे भी ऐसे करके T फोर्स लग रहा है। तो ये T और T जो है इनका ही जो रिजल्टेंट है उसके वजह से ही ये FH फोर्स आया है। ये T और T जो है इनके वजह से ही ये FH फोर्स ने जन्म लिया है। तो ये FH फोर्स ज़रूर ये टेंशन्स का रिजल्टेंट होगा। अब आप यहाँ पे जो है डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये मासलेस पुली है। तो यहाँ पे आपको यही रिजल्टेंट फोर्स का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि ये FH फोर्स आया ही इन टेंशन्स की वजह से है। तो टेंशन्स की वजह से आया है तो ज़रूर ये टेंशन्स का रिजल्टेंट होगा। अब आपको अगर ये रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए जो है हम जानते हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √(a² + b² + 2ab cos थीटा। तो उसके लिए जो है हमें T और T के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो T और T के बीच में एंगल निकालना कोई भी बड़ा खेल नहीं है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल ज़रूर 90 - थीटा होगा। हो गया 90 - थीटा इनके बीच में एंगल। ये एंगल कितना है हमारा 90 - थीटा। तो आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, √(t² + t² + 2t into t will be again t² cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा आपने बचपन में जितनी ट्रिगोनोमेट्री सीख रखी है उससे ये तो पता ही होगा कि cos 90 - थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा।
तो लिख दो। तो एफ एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इससे क्या आ जा रही है, रूट ऑफ 2t² प्लस 2t² साइन थीटा। तो यहाँ पे आप 2t² अगर कॉमन लो तो आपके पास फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिंज की वैल्यू आ जाएगी। 2t² कॉमन लोगे तो √2 तो अंदर बच ही जाएगा, t² को बाहर निकाल सकते हो, तो t² को बाहर निकालोगे तो t बच जाएगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा 2 × 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिंज निकल गया। तो आपको इस क्वेश्चन में अगर पूछ लेते कि हिंज पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया तो इस तरीके से निकालेंगे। न्यूटन्स लॉस डायरेक्टली इसलिए नहीं अप्लाई कर पाए क्योंकि हमारा जो ये था ये मासलेस था। इसमें अगर ये वाले क्वेश्चन में अगर आपको फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिंज पूछते तो आप डायरेक्टली कह सकते थे कि नीचे अगर 2t फोर्स ऐसे करके लग रहा है तो हिंज पे भी ज़रूर ऊपर की तरफ 2t फोर्स ही लग रहा होगा। इस पे आपको कोई रिजल्टेंट वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि टी दोनों ही सेम डायरेक्शंस में है। तो इसमें अगर फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज और ऑन हिंज पूछते तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कह सकते थे। अगर इसका मास वगैरह कुछ होता आप पुली का कह देते कि कुछ m मास है तो उसके लिए तो इजीली FBD बना लेते। क्या करते, नीचे की तरफ ऐसे 2t लिखा देते और नीचे की तरफ उसका मास भी एग्जर्ट हो रहा होगा mg, तो हमारे पास FH की वैल्यू अगेन 2t + mg आ जाती। t की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ वर्बली। तो चलिए लास्ट सवाल लेते हैं इस लेक्चर का और लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो पिछला जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमने इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे हम न्यूटन्स लॉज को लगा सकते हैं वो देखा था। अब जो है उसमें एक ही इंक्लाइंड प्लेन था, अब जो है 2 इंक्लाइंड प्लेन मैं यहाँ पे ऐसे करके लगा दे रहा हूँ। क्या कर दिया हमने, 2 इंक्लाइंड प्लेन ऐसे लगा दिए। अब दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका दिया हुआ है अल्फ़ा और इसका दिया हुआ है बीटा। यहाँ पे ऐसे करके एक स्मूथ मासलेस पुली है, इससे ऐसे स्ट्रिंग निकल रही है और यहीं से एक स्ट्रिंग सेम टू सेम लिपटी हुई है जो कि आइडियल स्ट्रिंग है। जब तक मैं ना बोलूँ कि उसका मास है कुछ नहीं है तब तक अगर मैं आपको नहीं बता रहा कि ये मासलेस नहीं है तो भी आपको ये मान के ही चलना है कि ये मासलेस है। और ऐसे 2 मासेस हैं, ये m1 है हमारा और ये m2 है। m1 और m2 इस तरीके से इसके आजू बाजू रखे हुए हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। और हमें वापस सेम ही क्वेश्चन पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ m1 एंड m2 एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, और साथ ही में इसके ऊपर हिंज फोर्स कितना लग रहा है वो भी बताना है। तो इजीली हम इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकते हैं। तो पहले तो अगर हम m1 की FBD बनाएं तो ऊपर के तरफ ये स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा, लेट से t, तो t इधर लग रहा होगा, t इधर, t इधर, t इधर। हर कॉन्टैक्ट सरफेसेस के यहाँ पे टी पुलिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो m1 को ऊपर की तरफ ऐसे करके पुल कर रहा होगा। यहाँ पे मान लो, अज्यूम कर लो कि m1 ग्रेटर देन m2 है, सॉरी यहाँ पे अज्यूम कर लो कि m1 जो है m2 से बड़ा है। तो t ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन। मैं 2 यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेता हूँ। और कभी भी आप जब इंक्लाइंड प्लेन का सवाल कर रहे हो तब आपको ये अपने मन में लेके चलना है कि मुझे इक्वेशंस जो है along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane ही लिखनी है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फिर देखो इसके ऊपर m1 का पहले तो नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट करेगा m1g, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 - बीटा हो जाएगा। ये एंगल क्या है, ये भी बीटा है। तो ऐसे करके m1g का कॉस बीटा और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नीचे की तरफ ऐसे m1g का साइन बीटा। ये तो आपको पता चला ना ये एंगल बीटा कैसे होता है, ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इस तरफ से उसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। ऐसे m1g लगेगा नीचे की तरफ तो ये एंगल बीटा है, इसे अगर एक्सटेंड करोगे ये 90 होगा, ये 90 - बीटा हो जाएगा। और यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे तो ये 90 - बीटा है तो बचा हुआ बीटा हो जाएगा। क्योंकि गिवन है कि m1 ग्रेटर देन m2 है तो ज़रूर m1 नीचे जा रहा होगा और m2 ऊपर आ रहा होगा, ये मान लो। तो a मान लेते हैं, इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है
तो हम जानते हैं कि एटवुड्स मशीन में अगर दो स्ट्रिंग से एक किसी मासलेस स्ट्रिंग से दो ब्लॉक्स लटके हुए हैं एक ही साथ में, तो उन दोनों का एक्सेलरेशन ऊपर और नीचे सेम होगा। तो अगर इसका नीचे की तरफ ऐसे ए है तो इसका ऐसे ऊपर की तरफ अप द इंक्लाइंड प्लेन ए एक्सेलरेशन होगा। तो M2 का अगर FBD हम बनाना चाहे तो यहाँ पे आराम से बनवा सकते हैं। पहले तो ऐसे करके T लग रहा होगा और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नीचे की तरफ M2G साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन M2G कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया है क्योंकि अब मुझे तो नहीं लगता बार बार ये बताने की ज़रूरत है। और ए ऊपर की तरफ ऐसे इसका एक्सेलरेशन है। तो आप इजीली क्या करो, अब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इक्वेशंस लिखो। तो पहले इसके लिए अगर लिखेंगे M1 के लिए, तो M1 क्योंकि नीचे जा रहा है तो इसके लिए इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, M1G साइन बीटा माइनस T इज इक्वल टू M1A। और इसके लिए कैसी बनेगी, T माइनस M2G साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू M2A। ये 1 है, ये 2 है, वापस सिमिलर प्रोसेस 1 + 2 करो, T से T जाएगा, हमारे पास यहाँ पे M1 साइन बीटा माइनस M2 साइन अल्फ़ा इंटू G अपॉन M1 + M2 एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर ये है तो हम यहाँ पे इजीली टेंशन निकाल सकते हैं। टेंशन क्या हो जाएगा, M2 इंटू M1 साइन बीटा G माइनस M2 साइन अल्फ़ा G अपॉन M1 + M2 प्लस M2G साइन अल्फ़ा। तो ये तो आप खुद ही सॉल्व करके टेंशन की जो भी वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इतना तो आप खुद भी कर सकते हो। फिर टेंशन इन स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, और ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि ये हिंज पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी आप करोगे, क्योंकि ये मासलेस पुली है तो इसके ऊपर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूर इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा तो इसके ऊपर जो भी टेंशन लग रहा है उसका ही रिजल्टेंट होगा। तो ये टेंशन ऐसे ऐसे करके लग रहा है और हिंज इधर है, तो यहाँ पे मान लो कोई भी फोर्स लग रहा होगा FH हिंज फोर्स, तो ये हिंज फोर्स इन दोनों टेंशन्स का ही रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट के लिए हम फार्मूला जानते हैं, ये R इज इक्वल टू √(a² + b² + 2ab cos थीटा। उसके लिए हमें इन दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो ये एक पूरा ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल गिवन है अल्फ़ा, ये एंगल गिवन है बीटा। तो ये बचा हुआ एंगल ज़रूर कितना होगा, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो ये अल्फ़ा ये बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब हम इजीली यहाँ पे FH की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा, √(t² + t²), डायरेक्टली लिख देता हूँ 2t² प्लस 2ab। ए और बी की वैल्यू सेम है टी, तो 2t² इंटू कॉस 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। कॉस 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ही होता है। उतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आती ही होगी, नहीं आती तो ये फॉर्मूला अपने मन में हमेशा याद रखना कि कॉस 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, √2t² + 2t² कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें t को बाहर निकाल लेंगे तो FH की वैल्यू क्या आ जाएगी, t बाहर आ गया, रूट के अंदर रह गया 2 इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। यह हमारे हिंज फोर्स की वैल्यू आ गई। टी की जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो और आराम से अपना रिजल्ट एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाल सकते हो। तो होप करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।
तो एक्सेलरेटेड बॉडीज़ के लिए मेरे पास इतनी चीज़ें थी। मैंने थ्योरी भी इसी क्लास में ले ली। थ्योरी तो कुछ थी ही नहीं, एग्जांपल्स ही थे, बस मेरे को समझाना था कि किस तरीके से एक्सेलरेटेड बॉडीज़ पे हम न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करते हैं। तो वो तो हमने सीख ही लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है उसे अच्छे से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा। होप करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, बाय।